वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एक और ऐसा टॉपिक जो इंटरेस्ट का भी है, जिसके ऊपर एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते भी हैं, उसके बारे में आज आपके साथ हम जितने भी उसका एस्पेक्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जिन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन एलिमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है कंसिडरेशन या प्रतिफल। प्रतिफल की मीनिंग तो आप लोग जानते हैं, समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले कुछ। अगर एक पार्टी एग्रीमेंट की स्थापना के बाद में कोई कमिटमेंट करती है, कोई काम करने को तैयार है, तो बदले में दूसरी पार्टी क्या करेगी, वो होता है उसका कंसिडरेशन। और ये कंसिडरेशन बार बार हमने बात की है, ये मॉनेटरी टर्म्स में कंप्यूट करने लायक या उसका हम किसी भी तरह का कैलकुलेशन कर पाएँ, इसके लायक होना चाहिए, ताकि वो म्यूचुअल कंसिडरेशन की स्थिति बन रही है, इस बात को हम अश्योर करें, सुनिश्चित करने की कोशिश करें। तो कंसिडरेशन की जितने बातें हैं वो एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। इस सेगमेंट में हमने आपके लिए एक लिस्ट बना रखी है, जिसमें वो सारी बातें हैं कि आपको कंसिडरेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जब भी वर्ड आता है कंसिडरेशन, तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें उभरे, आप कंसिडरेशन को कैसे लें, या किन चीज़ों से कंसिडरेशन की प्रेजेंस की बात कर लें या उसकी पूर्णता की बात कर लें, ये कैसे एश्योर की जा सकती है, एक एक करके अपन बताते हैं। एक तो ये है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा बात की है, जितने भी नाम आएंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जितने एलिमेंट्स की बात की थी हमने, वो जो भी नाम जब जब आते हैं वहाँ पर इंप्लाइड मान के चलिए ये एसेंशियल एलिमेंट है, इसके बिना एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो वो उसको कंप्लीशन तक पहुँचाने के लिए, उसको पूर्णता तक पहुँचाने के लिए जिन जिन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उन एलिमेंट्स में एक एलिमेंट है कंसिडरेशन या प्रतिफल। अगला एस्पेक्ट देते हैं अपन, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन क्या हो, कंसिडरेशन कितना हो, जनरली ये प्रोमिसर की या वचनदाता की इच्छा के ऊपर डिसाइड किया जाता है, क्योंकि उसको पता होता है उस कंटेंट के बारे में, उस थीम के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में जितनी जानकारी प्रोमिसर के पास होती है, शायद वो प्रोमिसर के पास नहीं होती है। इसलिए कितना कंसिडरेशन होना चाहिए, ये प्रपोज करने का काम तो प्रोमिसर करेगा। अब म्यूचुअल एग्रीमेंट कितने में होता है, वो बात दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री कर सकती है, और सेकेंड आपको होता है, क्योंकि बाय प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, कि देगा कौन, कंसिडरेशन दिया किसके द्वारा जाएगा, बाय प्रोमिसी। जो वचन ग्रहीता होगा या जो एक्सेप्टेंस देने वाली पार्टी होगी, वो एक्सेप्ट करेगी उस कंसिडरेशन को, जो उपयुक्त समय पर, जब भी उपयुक्त समय माना जाए उस समय देना उसके लिए फाउंडेशन होगी। तो प्रोमिसी ने आपके सामने कंसिडरेशन का एक एस्पेक्ट रखा, और प्रोमिसी ने उसका क्या किया, किसी भी तरह का कोई नेगोशिएशन या किसी भी तरह के एडजस्टमेंट की बात है, वो करने के बाद में अब जो फाइनल स्थिति बनती है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। उस अनुबंध को पूर्ण करते समय, एग्रीमेंट को पूरा करते समय, दोनों पार्टीज को उन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ साथ इस कंसिडरेशन को भी पूरा करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं अपन मेनली पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक या नकारात्मक, यानी कुछ करने के बारे में भी हो सकता है, कुछ नहीं करने के बारे में भी हो सकता है। यानी आपने दूसरी पार्टी के कहने पर कुछ किया, ऐसा भी हो सकता है, या उसके कहने पर नहीं किया, अगर तुम मेरे कहने पर ऐसा नहीं करो, ऐसी बात भी हो सकती है। अब ये इसमें नेगेटिव लेने की बात नहीं है, क्योंकि अगला पॉइंट और वो भी हम एक साथ डिस्कस करेंगे कि चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल, न्यायोचित, न्याय संगत, लीगल, वैलिड, जस्टिफिएबल, लोक नीति के अनुसार, ये बातें इसमें अगर इंक्लूड हैं तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ तक ही नहीं रहता, अपन ये भी कह सकते हैं कि ये पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, इसके बारे में भी हो सकता है। यानी कोई काम पहले किया जा चुका हो, कंसिडरेशन उसके बारे में आज भी हो सकता है। कोई काम फ्यूचर में किया जाने वाला है, उसके लिए कंसिडरेशन आज भी हो सकता है। तो किसी के कहने पर कोई काम किया है, या कर रहे हैं, या करने वाले हैं, वो तीनों स्थितियाँ मिलकर पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे बने, लेकिन लॉफुल, ये बात आपको जानना या समझना बहुत जरूरी है। न्यायोचित, न्याय संगत है, तो उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कि उसके कहने से हमने कोई काम किया कि आप ये चैप्टर मत पढ़ना, जैसे आपको कह दिया है ये इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, और आपने पढ़ाई नहीं की, और बाई द वे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो एक ऑकवर्ड स्थिति जो बनती है। लेकिन किसी के कहने पर अगर आपने किया है तो उससे उत्पन्न होने वाली जो स्थितियाँ हैं उसके लिए भी दोनों पार्टियों का जो भी बात रहेगी वो म्यूचुअल कंसिडरेशन तक पहुँचेगी। फिर बात कर रहे हैं नॉट एसेंशियल टू बी एडिक्वेट। कोई जरूरी नहीं है कि एक पार्टी का जो कंट्रीब्यूशन है, एक पार्टी का जितना सेक्रीफाइस है, दूसरी पार्टी का कंट्रीब्यूशन या सेक्रीफाइस उतना ही हो, उससे कम या ज़्यादा दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं। यानी एक ने 1 लाख रुपए के बराबर किसी भी तरह का सेक्रीफाइस किया और बदले में दूसरी पार्टी भी 1 लाख करे, जस्टिफिकेबल बात तो ये है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी एग्री करती है तो वो 95 भी हो सकती है, वो 1,05,000 भी हो सकती है, वो दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री करनी चाहिए। फिर बात करें रियलिस्टिक एंड वर्थफुल, लेकिन जो भी है वो वर्थफुल है, जिसको मेजर किया जा सके, जिसको कंप्यूट किया जा सके, जिसके किसी भी तरह से हम असेसमेंट की स्थितियाँ देख पाए, ये ऐसा कंसिडरेशन होना चाहिए। सेपरेट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, अगर दो पार्टीज हैं जिनके बीच में एक से ज़्यादा एग्रीमेंट हुए, एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो वहाँ पर बहुत एसेंशियल है हर एग्रीमेंट के लिए अलग से कंसिडरेशन रहे। होता कि बार दो पार्टी ऐसे होती है, बार बार उनके बीच में डीलिंग होती है, बार बार उनके बीच में एग्रीमेंट होते हैं, तो एक बार जो कंसिडरेशन हो गया वो सबके साथ काम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एग्रीमेंट के साथ आपको नया कंसिडरेशन जोड़ना पड़ेगा। अगर पार्टी अलग है तो ये बात ये पॉइंट हमारे कनेक्ट नहीं होता है। ये तो तब बात कर रहे हैं अगर सिमिलर पार्टीज एक एग्रीमेंट के बाद में फिर से एग्रीमेंट की स्थिति में आती है, तो हर एग्रीमेंट के लिए अलग से कंसिडरेशन का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और आखिरी बात हम बताते हैं, एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन मेक्स कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट वॉइड। अगर कंसिडरेशन नहीं रखा जाए, अगर कंसिडरेशन दूसरी पार्टी नहीं पूरा करती है, तो उसके एब्सेंस में हमारा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, नल इफेक्ट वाला हो जाता है। इसका एनफोर्समेंट करने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि दूसरी पार्टी ने म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन या सेक्रीफाइस नहीं किया। तो ये यहाँ से शुरुआत करते हैं, एसेंशियल एलिमेंट है और इसकी एसेंस क्या बनाती है, ये हमारे एग्रीमेंट को ही वॉइड बना देती है। इसलिए वो स्थिति नहीं आएगा। ये आपको एश्योर करना है कि हमको अगर एग्रीमेंट बनाने के लिए पार्टी बनना पड़ा तो दोनों पार्टियां म्यूचुअल कंसिडरेशन को बराबर रूप से पूरा करने की कोशिश करें। ये तो हमारा कि एग्रीमेंट की जो कंसिडरेशन वाली रिक्वायरमेंट है उसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और हमारा मूल जो प्रश्न है एग्जाम में कोटेशन आती है वो आती ही है, एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड। और फिर पूछा जाता है आर देयर सम एक्सेप्शंस टू दिस असम्पशन, क्या इस मान्यता के कुछ अपवाद हैं? वो बात कर लेंगे अपन, लेकिन पहले बात ध्यान रखो, बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट नहीं, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं। लेकिन हर चीज़ के अपवाद होते हैं, अपवाद यहाँ पर भी है। वो अपवाद क्या है यहाँ पर हम देखेंगे। पहला अपवाद तो यह है, दिस इज गिवन आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, स्वाभाविक प्रेम, स्वाभाविक स्नेह। इसके बदले में अगर किसी भी तरह का कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है, उसके बदले में आप भी कुछ करें, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या और पर्सन्स हैं, वो अपनी वसीयत या विल लिख जाते हैं और उसमें से उनके बाद में उनके सर्वाइव करते समय भी उस परिवार के या उससे मिलने वाले जो व्यक्ति है उनको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल जाता है, संपत्ति का हिस्सा मिल जाता है, पैसे में से हिस्सा मिल जाता है बिना कुछ किए। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो कहता है कंसिडरेशन होना चाहिए। एक पार्टी कुछ कर रही है तो दूसरी पार्टी भी कुछ करे। यहाँ पर वसीयत लिखी गई, वसीयत आपको मिल गई, उसका अधिकार आपको मिल गया बिना कुछ किए। इसके बावजूद बिना कंसिडरेशन के भी उस लव एंड अफेक्शन की वजह से इस एग्रीमेंट को पूरा हो माना जाता है। दूसरी पार्टी को कुछ भी कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, इतना जरूर आपसे कहा जा सकता है कि आपको ढंग से व्यवहार करना पड़ेगा, आपको अपना बिहेवियर पॉजिटिव रखना पड़ेगा, आपको अपने नैतिक मापदंड अच्छे रखने पड़ेंगे ताकि हमारा नाम खराब ना हो जाए। ये आपसे अपेक्षा की जा सकती है।
लेकिन कंसिडरेशन जैसी बात यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात कर रहे हैं प्रोमिसेस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटियर सर्विसेज। किसी व्यक्ति ने इच्छा से कोई काम किया है तो बदले में दूसरा पक्षकार उसके लिए किसी भी तरह का कंसिडरेशन करे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम किसी को कुछ काम करने के लिए कहें तब तो उसका कंसिडरेशन हमको तैयार करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। उसके कहने पर कोई काम कर रहा है तो उसको कंसिडरेशन देना पड़ेगा। लेकिन वॉलंटियर सर्विसेज इच्छा से काम कर रहा है, किसी ने कुछ कहा ही नहीं और किसी ने झाड़ू लगाना चालू कर दिया, फिर बाद में ट्रेन में देखते हो ना वो हाथ लेके, वो आवश्यकता नहीं कि आपको दिया जाए, लेकिन अगर कहा गया था कि ऐसा काम करना है उसके बदले में कंसिडरेशन देना पड़ेगा। फिर गिफ्ट्स एंड डोनेशन, ये आपने दी भी होंगी और आपको मिली भी होगी। डोनेशन छोड़ो, गिफ्ट तो खूब मिली होगी, बर्थडे गिफ्ट मिली होगी, तो आपको कुछ मिला तो बदले में आप भी कुछ दें, रिटर्न गिफ्ट देते हैं, पार्टी देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन गिफ्ट के बराबर, डोनेशन के बराबर आपको भी कुछ मिलना चाहिए, वो इसमें कोई आवश्यकता नहीं। बिना इसके भी इस एग्रीमेंट को पूरा माना जाता है। वो गिफ्ट ली जा सकती है, दी जा सकती है, डोनेशन दी जा सकती है, ली जा सकती है, चैरिटी ली जा सकती है, दी जा सकती है, बिना कंसिडरेशन के भी वन पार्टी कॉम्प्लायंस पर इस एग्रीमेंट को पूरा हुआ माना जाता है। फिर बात करो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट अपॉइंट करना जो हमारे बिहार पर हमारे नाम का या हमारी संस्था के नाम का उपयोग करते हुए अपने कार्य को पूरा करें, ऐसे एग्रीमेंट तैयार करते समय हम एजेंसी भी देते हैं, अपना नाम भी देते हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी से कुछ नहीं लेते, बल्कि कई बार तो उसको दिया हो जाता है। तो यहाँ पर ये फिर एग्जेम्पशन आता है एजेंट बनाने के लिए, एजेंसी अनुबंधों की स्थापना के लिए बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट पूरा हुआ माना जाता है। फिर है विश्वास के आधार पर किए गए आपके निक्षेप, कि हम विश्वास करके अपना गोल्ड है, ज्वेलरी है या कोई कागजात है वो अपने मित्र के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ पर रख जाते हैं, वो हमारे यहाँ रख जाते हैं। दोनों बातें म्यूचुअली बात होती है। बेलमेंट होता है निक्षेप है विश्वास का, कि बदले में दूसरी पार्टी क्या करे, भाई तुम सामान रख के जा रहे हो, बदले में हमें क्या मिलेगा। ऐसे कोई बिना किए भी इस एग्रीमेंट को पूरा किया जाता है। वो लौट कर आने पर उसका संपत्ति, उसका पैसा, उसका ज्वेलरी, उसका पेपर वापस कर दिया जाता है। ये बेलमेंट वाली बात होती है। फिर बात कर लो टाइम बार्ड लोन्स को पूरा करने के लिए किसी भी तरह का एक पैक्ट तैयार किया गया। टाइम बार्ड होने के बाद में फिर लीगल जो स्थितियाँ बनती है वो अलग तरीके की होती है, फिर वो एक एग्रेसिव मोड में आ जाती है। लेकिन अगर टाइम बार्ड के बावजूद किसी तरह की म्यूचुअल स्थिति बनती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कंसिडरेशन को डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले से बात चली आ रही है उसी के आधार पर इसका परफॉर्मेंस लिया जा सकता है। और आखिरी बात ये एग्जम्पशन के रूप में मान लो, ये है एक अमाउंट थी और म्यूचुअल एग्रीमेंट तो ये था कि आपको उसके बराबर कंट्रीब्यूशन करना था, सेक्रीफाइस करना था। नहीं कर पा रहे हो तो दूसरी पार्टी अगर लेसर सम पे भी पेमेंट और लेसर सम इन सेटिस्फेक्शन ऑफ लार्जर सम, बड़ी अमाउंट को छोटे अमाउंट के बदले भी हम सेटल हुआ मान रहे हैं तो वो उसका सेटलमेंट पूरा है। हमने यहाँ पर बात की थी कि एडिक्वेट होना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसकी दोनों की बर्थ बराबर रहे ये भी जरूरी नहीं है। कब जरूरी नहीं है? अगर दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री कर लेती है। तो ये एग्जामिशंस हमको बताते हैं कि कंसिडरेशन तो जरूरी है, लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी बनती है जहाँ पर कंसिडरेशन के बिना भी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, बिल्कुल लॉफुल तरीके से एग्रीमेंट को पूरा किया जा सकता है। तो हमने आपके साथ एक कोटेशन तो पहले डिस्कस की थी कि एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। वो कोटेशन बिल्कुल क्लियर आपके हैं, ये मान के चल रहे हैं। और आज की कोटेशन दे रहे हैं एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड। प्रतिफल के अभाव में अनुबंध व्यर्थ होता है या ठहराव व्यर्थ होता है। ये कैसे, ये एलिमेंट बताना और इसके कुछ एग्जाम्पल पूछे जाए तो इस सेगमेंट को आपको इसमें इंक्लूड करना है। ये है हमारे कंसिडरेशन की बातें। तो जितनी जरूरी बातें थी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बताने की वो लगभग आज हम पूरी करने जा रहे हैं। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो और एस्पेक्ट्स हैं उसको आपके साथ हम अगली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये एश्योर करते चले जाओ कि जो टॉपिक जिस दिन हो रहा है वो आपको सेम डे उसको
उसके नोट्स बनाने के बारे में या उसको रिवाइज करने के बारे में कोशिश करनी चाहिए। तो ये निश्चित मान के चलो कि जितने वीडियो आपको हम अवेलेबल करा रहे हैं इनकी बाद में ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी, इसलिए इसको ये मान के चलो कि लाइव क्लास में आप बैठे हो। उसके बारे में अगर कोई भी चैलेंज आता है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो कभी भी व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आप कभी भी बात कर सकते हैं या मेल के ऊपर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। लेकिन चीज़ों को लगातार कंटिन्यूटी में करते चले जाएँ, रिवाइज करते चले जाएँ, आपके लिए यही एक अच्छी स्थिति बन सकती है। गुड लक। एक बार इसको नोट आउट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें।